Hello everyone, welcome to the channel Student Studies. So you all know better that here I provide you short notes by which you can understand the chapter very easily. So the language is yours language, your mother tongue, that is Hindi language. So इसमें हम पूरा explain करेंगे दोबारा से chapter, जो भी आपके points है, जो भी आपके doubts हैं. I hope you clear it all. सो हम स्टार्ट करते हैं पहले अपने कंटेंट से दैट वी डिस्कस इन द पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो हमने थोड़ा सा पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे एंड थोड़ा सा पार्ट 2 में. जो हम पार्ट 1 में डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉर्थ इंडिया, द बैटल्स ऑफ तराइन, स्ट्रगल फॉर कन्नौज, एंड रेस्ट वी विल डिस्कस इन पार्ट 2. सो स्टार्ट विद द डायनेस्टीज दैट वी हैव in North India, in Deccan part and South part. So in North India, we discuss the Rajput, the Ghaznavis, the Gauris, the Palas, the Gujarat and in Deccan parts, we have Rashtrakutas, Yadavas, Chalukyas, Kakadiyas and Hoslas. And South part have Pallavas, Pandyas, Cholas and Cheras. So हम एक एक डायनेस्टीज़ को वन बाय वन देखेंगे, कौन उसके रूलर्स हैं, क्या क्या बैटल्स उन्होंने की फॉर गेनिंग द मोर एंड मोर टेरिटरीज, and what are the things they developed in their empire or in the era. So start with the North India, the Rajput. So राजपूत बेसिकली जो वर्ड है वो संस्कृत से ले गया है राजपुत्र, जो कि मतलब होता है राजा का बेटा. कुछ लोगों का मानना है कि वो क्षत्रियास हैं. क्षत्रियास मीन्स जो लड़ाई करते हैं, वॉरियर्स हैं वो. कुछ लोग कहते हैं दे आर बिलोंग टू सन फैमिली, इट मीन्स दे आर सूर्यवंशी. एंड सम हिस्टोरियंस आर थिंकिंग दे आर बिलोंग टू द चंद्रवंशी, सो दे बेसिकली द मून फैमिली. And some are thinking that they are not Chandravanshi, neither they have Suryavanshi, they are Agnikula. It means that some Rajput की जो clans हैं वो अपने आप को पार्ट मानती हैं फायर फैमिली का. सो दैट इज़ अग्निकुला. सो अब क्लैंस का नाम आया है तो हम राजपूत के क्लैंस भी देख लेते हैं. बट क्लैंस होती क्या है? ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ होती हैं जो अलग अलग हिस्सों में रहती हैं, बट उनका डिफरेंट नेम होता है. सेम एज़ राजपूत की भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ फैमिली मेम्बर्स हैं जो अलग अलग हिस्सों में रहती थी और रहती हैं आज भी. उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे तोमर्स, चौहान, सोलंकीस, परामर्श, चंदेलास एंड गढ़वाल्स. ये राजपूत की क्लैंस है जो अलग अलग हिस्सों में रहती थी उस टाइम पर, एंड दे आर फाइट फॉर देयर देयर डायनेस्टी. ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम तोमर से. सो तोमर्स बेसिकली जो रहते थे वो दिल्ली में रहते थे. उन्होंने फाउंड की थी सिटी दिल्ली का, जो आज दिल्ली के नाम से जानी जाती है, और ये उन्होंने 8th सेंचुरी में किया था. उसके बाद चौहान्स आए थे और उन्होंने उनकी टेरिटरीज़ को एनेक्स कर लिया. एनेक्स मीन्स कंट्रोल कर लिया या उसको गेन कर लिया थ्रू वॉर. नेक्स्ट आए थे गढ़वाल्स. गढ़वाल्स उत्तर प्रदेश में और बिहार में थे, एंड दे रूल्ड द रीजन जो कन्नौज के आसपास का था वहाँ पर. एंड जो गढ़वाल का किंग था जयचंद्र, उसको मोहम्मद गौरी ने डिफीट किया था 1194 में. क्यों, वी विल डिस्कस लेटर. सो फर्स्ट लुक एट द मैप. यहाँ पे आपको गढ़वाल्स दिख रहे होंगे. सो दीज एरियाज रूल्ड बाय द गढ़वाल्स. एंड तोमर्स यू कैन ऑल्सो सी कि वो दिल्ली के पार्ट में है. राजपूत जहाँ आपको दिख रहा है बड़ा बड़ा, उसके ऊपर देखिए तोमर्स. तोमर्स जो थे वो दिल्ली में थे और उन्होंने फाउंड की थी दिल्ली का, एज आई टोल्ड यू. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं क्लान चौहान से, जिनको चौहामनास भी कहा जाता था, और ये रूल करते थे अराउंड अजमेर और दिल्ली के एरिया में. आप मैप में देख सकते हो. एंड इनका जो मोस्ट पावरफुल और फेमस रूलर था, एज यू नो, पृथ्वीराज चौहान, जिसको डिफीट कर दिया था 1191 में. क्यों, वी विल डिस्कस लेटर. नेक्स्ट है हमारे क्लान परमारस ऑफ मालवा. मालवा मध्य प्रदेश में है, यू कैन सी इन द मैप. मध्य प्रदेश का एरिया मालवा के अंडर में था, सॉरी परमारस के अंडर में था. उसका जो पावरफुल रूलर था भोजा, और यू कैन से भोज बहुत पावरफुल रूलर था. उसने अपनी कैपिटल बनाई थी धार में, जो कि मध्य प्रदेश में ही थी. इस राजपूत क्लैन ने एक बहुत फेमस टेम्पल भी बनवाया है जो उदयपुर में है, जिसका नाम है नीलकंठेश्वरा टेम्पल, और वो बहुत खूबसूरत टेम्पल है. आई शो द पिक्चर ऑफ टेम्पल. सो एक साइड आप नीलकंठेश्वरा टेम्पल की पिक्चर देख रहे हो, यू कैन सी द आर्किटेक्चर ऑफ दिस टेम्पल. और दूसरी साइड पे है रूलर जो है भोज परमार, उस टाइम का बहुत पावरफुल रूलर. ओके, सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्लैन की तरफ, जो है सोलंकीज़. सोलंकीज़ को चालुक्यास भी कहा जाता है गुजरात का, और सिद्धराज इसका बहुत पावरफुल रूलर था.
एंड वहाँ की दिलवाड़ा टेम्पल्स जो माउंट आबू में है और सन टेम्पल जो मोढेरा गांव में है गुजरात के, वो सोलंकी रूलर्स ने ही बनाया था। सो आप मैप में देख सकते हो जो परमारस के बराबर वाला एरिया है सोलंकीज, वो पूरा एरिया इस क्लैन का था। नेक्स्ट चंदेलास, चंदेलास यू कैन ऑल्सो फाइंड इन दिस मैप। चंदेलास जो थे वो बुंदेलखंड में रहते थे। बुंदेलखंड उनका बेसिकली एरिया था जो कि लैंड बिटवीन द यमुना नर्मदा रिवर्स के बीच में आता है। और खाजूराहो वो उनकी कैपिटल बना रखी थी उन्होंने अपने चंदेला रूलर्स ने। और इस क्लैन का पावरफुल रूलर था कीर्ति वर्मा। सो इन दिस स्लाइड यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ सन टेम्पल, दिलवाड़ा टेम्पल जो कि गुजरात रीजन में है। गुजरात रीजन आप मैप में भी देख सकते हो, सोलंकीज़ वाला पार्ट वो पूरा गुजरात का है। और ये दोनों बहुत ही फेमस टेम्पल हैं और थे उस टाइम पे जो कि सोलंकीज़ ने बनवाए थे। सो ये हमारा पूरा राजपूत किंगडम ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट मूव टू अनदर किंगडम जो कि है गजनविस, जो कि आउटसाइडर से बाहर से आए थे। वो एंटर्ड हुए थे माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, यू कैन सी पाकिस्तान के ऊपर जो माउंटेन ब्लू वाला पार्ट है वहाँ से वो लोग एंटर हुए थे इंडिया में। और महमूद जो था वो उनका रूलर था गजनी का। गजनी एक जगह का नाम है जो कि अफ़गानिस्तान में है। महमूद उस के सहारे अपनी आर्मी को लेकर आया था इंडिया में। नाउ द क्वेश्चन इज़ वो क्यों आया था इंडिया में। सो महमूद जो था रूलर गजनी का था, उसको अपनी आर्मी को बहुत पावरफुल बनाना था। जो उसकी आर्मी थी गजनी में या गजनी की, उसको बहुत पावरफुल बनाना था। तो उसने बहुत सुन रखा था कि इन नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा वेल्थ है, बहुत ज़्यादा ट्रेजर है, बहुत ज़्यादा मनी है। तो उसने डिसाइड किया कि इंडिया जाया जाए, उस पर अटैक किया जाए और वहाँ से पैसे कलेक्ट करके अपनी आर्मी को और पावरफुल किया जाए। तो इसके लिए उसने 26 ईयर्स में 17 बार इंडिया पर अटैक किया। 1000 to 1026 तक उसने अटैक किया, मनी कलेक्ट की। सबसे पहले वो पंजाब गया, पंजाब में उसने वहाँ के रूलर थे जयपाल और आनंदपाल, उन पर अटैक किया। फिर वो मथुरा गया, मथुरा में उसने अटैक किया। देन कन्नौज, देन सोमनाथ जो गुजरात में है। और ये सब जगह उसने अटैक करके वेल्थ इकट्ठा की। इवन दो वेल्थ के अलावा जो प्रेशियस स्टोन थे मंदिर में लगे हुए वॉल्स के अंदर जो जड़े हुए होते थे, वो तक उसने निकलवा लिए और वो अपने साथ गजनी ले गया, जहाँ पे उसने बहुत ब्यूटीफुल मॉस्क बनवाई, लाइब्रेरी बनवाई, म्यूज़ियम बनवाई। एंड एट द लास्ट ही डाइड इन 1030। नेक्स्ट हमारा रीजनल किंगडम है द गौरिस। गौरिस भी गजनी की तरह एक स्मॉल किंगडम था अफ़गानिस्तान में। महमूद ऑफ गजनी, जो गजनी था अभी जो पढ़ा हमने, उसने रूलर गौर के रूलर को डिफीट कर दिया था। उसकी डिफीट के बाद क्या हुआ, महमूद की डेथ हो गई और महमूद गजनी की डेथ हो गई। और जो गजनविद एम्पायर था अफ़गानिस्तान में पूरा वीक हो गया। तो इसका एडवांटेज लिया मुइज़ुद्दीन मोहम्मद ने। उसने अपने किंगडम को गौर को इंडिपेंडेंट बनाया दोबारा से और उसने एनेक्स कर लिया, कंट्रोल कर लिया जितनी भी गजनवी टेरिटरीज़ थी जो मोहम्मद गजनी की थी, उनको भी उसने कंट्रोल कर लिया। सो मुइज़ुद्दीन मोहम्मद को ही हिस्ट्री में मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसने अपना गौर एम्पायर जो था, गौर किंगडम जो था, उसको इंडिपेंडेंट बनाया था वापस से। सो मोहम्मद गौरी की बात की तो वो बहुत एम्बिशियस रूलर था। उसने अपना बहुत ज़्यादा एम्पायर बढ़ाया था और उसने डिसाइड किया था कि वो इंडिया पर अटैक करेगा, बट नॉट जस्ट फॉर हिज वेल्थ बट ऑल्सो उसको अपना एम्पायर बनाना था इंडिया में, दैट्स वाई। सो 1175 में मोहम्मद गौरी ने अटैक किया, उसने मुल्तान कॉन्कर्ड किया। 1178 में उसने डिफ़ीट किया गुजरात के रूलर को। देन उसको ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे पहले पंजाब से बेस बनाना चाहिए, देन ही गो टू पंजाब। उसने 1190 में कॉन्कर किया पंजाब, राजपूत रूलर के किंगडम को उसने कॉन्कर करना शुरू किया। राजपूत दिल्ली में जो थे, अजमेर में जो थे, पृथ्वीराज चौहान थे, वो उसको फेस करने के लिए तैयार थे वहाँ पर। देन उसके बाद क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान जब फेस करने को तैयार थे तो फिर एक बैटल हुई थी तराइन में। तराइन जो है वो दिल्ली से 80 माइल्स दूर है। वहाँ पे एक बैटल हुई थी बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। ये बैटल हुई थी 1191 में, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन भी कहा जाता है, जिसमें पृथ्वीराज ने डिफीट किया था मोहम्मद गौरी को। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान से गलती हुई कि उन्होंने गौरित को बाहर नहीं निकाला पंजाब से,
उसका ये नतीजा हुआ कि थोड़े दिन बाद मोहम्मद गौरी को दोबारा से बैटल करनी थी पृथ्वीराज चौहान से, क्योंकि उसने अपनी फ़ोर्स इस टाइम बहुत अच्छी कर ली थी नेक्स्ट टाइम, बिकॉज़ उसको दोबारा से उसको लड़ाई करनी थी पृथ्वीराज चौहान से। फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई 1192 में, जिसने मोहम्मद गौरी ने डिफीट कर दिया था पृथ्वीराज चौहान को, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो प्रिपेयर्ड था। उसने अपनी आर्मी को बड़ा कर लिया था, क्योंकि फर्स्ट बैटल में उसके पास इतनी अच्छी आर्मी नहीं थी, क्योंकि वो बाहर से आया था। नेक्स्ट टाइम उसने बहुत अच्छे से अपनी आर्मी को पावरफुल बनाया एंड ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने बहुत सारे नेबरिंग किंग से हेल्प भी मांगी कि मदद करें मोहम्मद गौरी से लड़ने में, लेकिन कोई भी राजपूत रूलर उनकी हेल्प के लिए आगे नहीं आया। इवन तो उस टाइम पे बहुत राजपूत रूलर था, बहुत पावरफुल रूलर था, राजा जयचंद्र जो कि कन्नौज में रूल कर रहे थे, वो भी इस चीज़ से दूर रहे। उन्होंने भी पृथ्वीराज चौहान की हेल्प नहीं की। तो उसके बाद ये हुआ, पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर लिया गया और कैप्चर कर लिया गया। उनकी टेरिटरीज जितनी थी वो मोहम्मद गौरी ने ऑक्यूपाई कर ली थी। मोहम्मद गौरी यहीं नहीं रुका, उसने 1194 में राजा जयचंद्र, जिन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया था पृथ्वीराज चौहान की, मोहम्मद गौरी ने उनको भी डिफीट किया 1194 में, जो कि बैटल थी बैटल ऑफ चांदवौर में। एट लास्ट मोहम्मद गौरी वापस अपने होमलैंड चला गया था, बट जो उसने कैप्चर की थी, जो कॉन्कर की थी ज़मीन और टेरिटरीज़, वहाँ पे उसने अपने जो ट्रस्टेड जनरल्स थे वहाँ उनको उनका इंचार्ज बनाया। देन ही लेफ्ट और रिटर्न टू हिज होमलैंड। नाउ मूविंग टू ट्रिपाटाइट स्ट्रगल। ये स्ट्रगल हुआ था बेसिकली कन्नौज के लिए, कि कौन इसको रूल करेगा। वाई कन्नौज? क्योंकि कन्नौज उस टाइम पे माना जाता था कि जिसने कन्नौज पे कंट्रोल कर लिया, इट मीन्स उसने सारे मिनरल्स पे कंट्रोल कर लिया जो वहाँ पे होते थे, एग्रीकल्चर पे कंट्रोल कर लिया, और वहाँ की ट्रेड भी उसके हाथ में होती थी, जो कन्नौज पे कंट्रोल करता था। क्योंकि कन्नौज पूरा नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, जो पूरी गंगा वैली को कवर करता है। तो 18 सेंचुरी से पालस, गुर्जर प्रतिहारस एंड राष्ट्रकूटास, ये तीनों एंगेज थे कि एक स्ट्रगल में, किस चीज़ के स्ट्रगल में, कि कन्नौज का कौन कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व थी, मिनरल्स थे, एग्रीकल्चर थी, ट्रेड थी। तो ये स्ट्रगल जो था 2 सेंचुरीज तक चला था, और इसने 3 डायनेस्टी को वीक कर दिया था, क्योंकि कंटिन्यूसली वॉर होते गए। वॉर से क्या हुआ, डायनेस्टीज वीक होती गई। जो 3 डायनेस्टीज मेनली इसमें इन्वॉल्व थी वो पालस, राजकुतास एंड गुर्जर प्रतिहारस। सो पालस हम डिस्कस करेंगे क्योंकि नॉर्थ इंडिया की डायनेस्टी है। गुर्जर प्रतिहारस भी डिस्कस दिस ऑल्सो, क्योंकि ये भी नॉर्थ इंडिया में है। बट राजकुतास वी विल डिस्कस लेटर, क्योंकि वो डेक्कन में आती है, नॉर्थ इंडिया में नहीं आती है। ओके, सो मूविंग टू द पालस। सो पालस जो थे रूल करते थे जो एरिया है जिसको हम बिहार के नाम से जानते हैं, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इस एरिया में वो रूल करते थे गोपाला, और गोपाल उसका फर्स्ट रूलर था इस डायनेस्टी का, एंड उसका बेटा धर्मपाल। जो भी एम्पायर था, जो भी जितना बड़ा उनका एम्पायर हो पाया, वो उनके बेटे की वजह से, क्योंकि उसने ही एक्सपेंड किया, स्ट्रेंथन किया अपने किंगडम को। और वो इनक्रेज करता था साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड करना, ताकि इसका एम्पायर और ज़्यादा आगे तक बढ़ सके। इसमें एक और पावरफुल रूलर था जिसका नाम था देवपाल। इस डायनेस्टी में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी थी, क्योंकि ये फॉलोअर्स थे बुद्धिज़्म के। जितना मनी होता था ये देते थे मोनास्ट्रीज़ में, स्तूपास बिल्ड कराते थे। तो 12th सेंचुरी में पालस जो थी वो सक्सीडेड हो गई थी बाय द सेना डायनेस्टी। उसके बाद सेना डायनेस्टी आ गई थी। नॉर्थ इंडिया की लास्ट डायनेस्टी है गुर्जर प्रतिहारस। ये रूल करते थे ओवर द पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। बहुत पावरफुल रूलर थे इनके भोज और भोजा, यू कैन से। और उन्होंने कन्नौज के पार्ट को कॉन्कर्ड किया और अपना कैपिटल बनाया। इसके बाद इनके सन महेंद्रपाल आए, उन्होंने उनका अपने फादर का एक एम्पायर को एक्सपेंड किया। उसके बाद ये किंगडम थोड़ा वीक हो गया था, क्योंकि बहुत सारे अटैक होने लगे थे इस डायनेस्टी के ऊपर। 1018 में मोहम्मद अफ गजनी ने डिफीट किया था प्रतिहारा रूलर को। उसके बाद ये डायनेस्टी एंड हो गई थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉर्थ इंडियन रीजनल किंगडम और द डायनेस्टी। इसके बाद हम राष्ट्रकूटा से स्टार्ट करेंगे। राष्ट्रकूटा ट्रिपाटाइट स्ट्रगल में भी इन्वॉल्व था, बट वो डेक्कन में आती है, वो नॉर्थ इंडिया में नहीं आती है। ओके, I hope you will understand the half of the chapter. Next, we will do in the part 2 whatever the remaining things are there. Thank you.